हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इनलाइटन स्पेस। चलिए जानते हैं 22 जनवरी यानी आज की करंट अफेयर्स, जो कि आपके एग्ज़ाम्स में भी इसमें क्वेश्चंस काफ़ी हेल्प कर सकते हैं। तो ध्यान से इसे देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। विश्व आर्थिक मंच ने घोषणा की है कि उसकी वार्षिक बैठक, जो कि कोविड महामारी के दौरान पहली बार व्यक्तिगत रूप से यानी पर्सनली इस वर्ष 22 मई से 26 मई तक स्विट्ज़रलैंड के दावेस में होगी। यानी कोविड की वजह से जो विश्व आर्थिक मंच ने बताया है कि कोविड की वजह से उसकी जो बैठक होगी वह 22 मई से 26 मई तक स्विट्ज़रलैंड के दावेस में होगी। दुनिया के राजनीतिक नेताओं, आर्थिक तथा कारोबारी प्रमुखों की वार्षिक बैठक जो होगी वह पारंपरिक रूप से जनवरी में दावेस के स्विस स्की रिसोर्ट में होती है। यानी यह यहीं पर ऑर्गेनाइज की जाती है, लेकिन जनवरी 2020 से इसका आयोजन नहीं हुआ और बैठक बार बार स्थगित करनी पड़ी क्योंकि कोविड काफ़ी बढ़ रहा है। इस वजह से ये फैसला लेना पड़ा। सिंगापुर में भी इसके आयोजन का प्रस्ताव हुआ था, यानी सिंगापुर में भी इसका प्रस्ताव पारित किया गया था कि वहाँ पर भी होगी, बट कैंसिल हो गई है। इस बार का विषय है एक साथ काम करना। इस बार का जो विषय इस बैठक का रहेगा वह एक साथ काम करना, यह थीम रहेगी, विषय रहेगा। विश्वास स्थापित करना। इसके तहत नेताओं को दुनिया की स्थिति का जायजा लेने और आगे के लिए नीतियों को आकार देने का मौका मिलेगा। यानी ये जो थीम रहेगी, इसका मेन उद्देश्य ये रहेगा कि दुनिया की स्थिति इससे जान सकेंगे तथा आगे की नीतियों को आकार यानी उसको रूप देने के लिए, यानी उसको बनाने के लिए, उसको निर्माण करने का मौका मिलेगा। प्रधानमंत्री ने बारबाडोस गणराज्य के प्रधानमंत्री के रूप में पुनः निर्वाचित होने पर मिया अमोर मोटले को बधाई दी। यानी प्रधानमंत्री ने बारबाडोस गणराज्य के प्रधानमंत्री के रूप में पुनः निर्वाचित, ये दोबारा से उन्हें चुना गया, जिसके उपलक्ष्य में मिया अमोर मोटले को बधाई दी प्रधानमंत्री जी ने हाल ही में। बारबाडोज गणराज्य के पहले आम चुनाव में जीत और प्रधानमंत्री के रूप में पुनः निर्वाचित होने पर मिया अमोर मोटले को बधाई दी है। श्री मोदी ने ट्वीट पर कहा कि वे भारत और बारबाडोज के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों को प्रगाढ़ करने, यानी उन्हें और बढ़ाने के लिए श्रीमती मोटले के साथ मिलकर काम करने के उत्सुक हैं, यानी मिलकर काम करेंगे। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस पर, यानी 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस सेलिब्रेट किया जाएगा। उस दिवस पर प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार विजेताओं से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बातचीत करेंगे। यानी उस दिवस पर 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाएगा, जिसके उपलक्ष्य पर पुरस्कार विजेताओं से कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बातचीत होगी। यानी वो पुरस्कार विजेता जो होंगे वो उन प्रधानमंत्री जी से कॉन्फ्रेंस के ज़रिए बात कर सकेंगे। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस पर यह कार्यक्रम होगा। इस बार समारोह का आयोजन आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत किया जा रहा है। यानी जैसे कि फ्रेंड्स हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि इस बार आज़ादी का महोत्सव की जो स्टार्टिंग होगी वह 23 जनवरी यानी सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस से स्टार्ट की जाएगी, जो कि 26 जनवरी तक चलेगी, जिसे कि अमृत महोत्सव के रूप में भी कहा गया है। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने बताया कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रमाण पत्र देने के लिए पहली बार ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जा रहा है। यानी महिला और विकास मंत्रालय ने बताया, यानी उसके द्वारा ये बताया गया है कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रमाण पत्र देने के लिए जो प्रमाण पत्र दिया जाएगा उसमें पहली बार ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जा रहा है। यानी एक नई टेक्निक ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी, इसका यूज़ किया जा रहा है। यह पुरस्कार नवाचार, शैक्षणिक उपलब्धियां
खेल कूद, कला, संस्कृति, समाज सेवा और बहादुरी के लिए असाधारण क्षमता और उत्कृष्ट उपलब्धियों वाले बच्चों को दिए जाते हैं। यानी जो ये पुरस्कार होते हैं वह खेलकूद विषय हो गया, कला, संस्कृति, समाज सेवा और बहादुरी के लिए ये पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा स्थापित की जाएगी। यानी ये फैसला किया गया है कि इस बार से यानी 23 जनवरी 2022 जो कि सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म दिवस मनाया जाता है, उसके उपलक्ष्य में इंडिया गेट पर नेता सुभाष चंद्र बोस जी की प्रतिमा स्थापित की जाएगी। महान स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती इस बार होगी 2022 में। सरकार ने कहा कि नई दिल्ली स्थित इंडिया गेट पर उनकी भव्य प्रतिमा स्थापित करने का निर्णय लिया है। यानी इंडिया गेट पर उनकी प्रतिमा स्थापित होगी, जैसे कि सभी देख सकते हैं। 125वीं जयंती पर वर्ष भर चलने वाले कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया है। ग्रेनाइट से बनी यह प्रतिमा, यानी जिस मटेरियल से बनाए गए वह ग्रेनाइट है। ग्रेनाइट से बनी यह प्रतिमा स्वतंत्रता संग्राम में नेताजी के महान योगदान के प्रति कृतज्ञ राष्ट्र की श्रद्धांजलि होगी। यानी यह प्रतिमा एक तरह से उनके कार्य के लिए राष्ट्र की श्रद्धांजलि होगी। प्रतिमा का काम पूरा होने तक उसी स्थान तक नेताजी को हॉलीग्राम प्रतिमा प्रदर्शित की जाएगी। यानी प्रतिमा का काम जब पूरा होगा जब तक, तो उसी स्थान पर नेताजी की होलोग्राम प्रतिमा भी प्रदर्शित की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल शाम 6 बजे इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की होलोग्राम प्रतिमा का अनावरण करेंगे। कार्यक्रम के दौरान 2019, 2020, 2021 और 2022 के लिए सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार भी प्रदान करेंगे। यानी 2019, 2020, 2021 और 2022 के लिए सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार, यानी उनके नाम पर जो पुरस्कार बनाए गए हैं वह प्रदान किया जाएगा। नई दिल्ली में अमर जवान ज्योति को राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर प्रज्वलित ज्योति में समाहित किया गया। यानी नई दिल्ली में अमर जवान ज्योति जो है वहाँ पर राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर प्रज्वलित ज्योति में भी समाहित किया जाएगा। यानी दोनों को एक साथ समाहित किया जाएगा। नई दिल्ली स्थित इंडिया गेट की अमर जवान ज्योति, जो कि सभी ने देखी हुई है लगभग, कल राष्ट्रीय समर स्मारक पर प्रज्वलित ज्योति में समाहित कर दी गई है। ज्योति विलय समारोह एकीकृत रक्षा प्रमुख एयर मार्शल बलभद्र राधाकृष्ण की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। इंडिया गेट का अनावरण 1931 में हुआ था, जो कि इम्पोर्टेंट है। जो इंडिया गेट है वह उसका अनावरण यानी निर्माण एक तरह से 1931 में हुआ था। इसका निर्माण ब्रिटिश भारत के 70,000 सैनिकों के बलिदान की स्मृति में किया गया था। जो इंडिया का निर्माण हुआ था वह 70,000 सैनिकों के बलिदान की स्मृति यानी याद में उसका निर्माण किया गया था। अमर जवान ज्योति 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में शहीद भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि स्वरूप प्रज्वलित की गई थी। यानी जो वहाँ पर ज्योति अमर जवान ज्योति है वह सैनिकों की बलिदान को याद रखने के लिए वह ज्योति प्रज्वलित की जाती है, ताकि हम हमेशा उनको याद कर सकें। लंबी प्रतीक्षा और व्यापक विचार विमर्श के बाद इंडिया गेट परिसर में राष्ट्रीय समर स्मारक का निर्माण किया गया। यानी काफ़ी विचार विमर्श करने के बाद ही इंडिया गेट का निर्माण किया गया था। रैंडमली ऐसे कुछ भी नहीं बनाया जा सकता। फरवरी 2019 में इसका उद्घाटन हुआ। इंडिया गेट पर केवल प्रथम विश्व युद्ध और
अफ़गान युद्ध के कुछ शहीदों के नाम अंकित हैं, यानी जो इंडिया गेट है वहाँ पर केवल प्रथम युद्ध और आंग्ल अफ़गान युद्ध जो हुआ था उसके कुछ शहीदों के नाम अंकित यानी वहाँ पर लिखे गए हैं। और इस तरह हमारे औपनिवेशिक अतीत की याद दिलाता है, यानी जो पहले के समय जिस तरह का साम्राज्य था वह उसको देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता है। भारत विरोधी फर्जी खबर चलाने वाले पाकिस्तान के 35 यूट्यूब चैनल को ब्लॉक करने का आदेश, यानी जो फर्जी खबर चला रहे हैं भारत विरोधी फर्जी यानी भारत के अगेंस्ट जो भी पाकिस्तान वाले यूट्यूब पर जो न्यूज़ फैला रहे हैं उन चैनलों को लगभग 35 जो यूट्यूब चैनल है उनको ब्लॉक करने का आदेश दिया गया है। केंद्र ने भारत विरोधी फर्जी खबर फैलाने वाले पाकिस्तान संचालित लगभग 35 यूट्यूब चैनल जो हैं जो इसके बारे में खबर दे रहे हैं उनको ब्लॉक करने का आदेश दिया गया है। इनके अलावा इंटरनेट पर भारतीय विरोधी दुष्प्रचार के लिए 2 ट्वीट अकाउंट, जो इंस्टाग्राम अकाउंट और एक फेसबुक अकाउंट बंद करने के भी निर्देश दिए गए हैं। यानी जो भी भारत के विरोधी पाकिस्तान जो न्यूज़ फैला रहे हो उसके प्रति एक्शन लिया गया है, जिसमें कि 2 ट्विटर अकाउंट है, 2 इंस्टाग्राम है और एक फेसबुक अकाउंट है जिसको कि बंद करने का आदेश दिया गया है फ़िलहाल। सूचना और प्रसारण मंत्रालय में सचिव अपूर्व चंद्रा ने जो सूचना और प्रसारण मंत्रालय में जो सचिव है अपूर्व चंद्रा, उन्होंने कल बताया कि ये यूट्यूब चैनल, वेबसाइट और ट्विटर, इंस्टाग्राम तथा फेसबुक अकाउंट पाकिस्तान से संचालित किए जा रहे हैं, यानी इसे पाकिस्तान संचालित कर रहा है। और यह कहा गया है कि इन चैनलों पर भारत की संप्रभुता के खिलाफ सामग्री दिखाई जा रही है, यानी ये किसी भी कंट्री के अगेंस्ट है। इस तरह की किसी भी कंट्री के अगेंस्ट हम कोई भी न्यूज़ नहीं फैला सकते। पाकिस्तान से संचालित इन चैनलों का एकमात्र उद्देश्य भारत में फर्जी खबरें फैलाना है, यानी जो सच नहीं है उसे दिखाना एक तरह से फर्जी ही होगा। कोयला दर्पण पोर्टल की शुरुआत, यानी एक पोर्टल की शुरुआत की गई है जिसका नाम है कोयला दर्पण पोर्टल। कोयला मंत्रालय में सचिव डॉक्टर अनिल कुमार, जो कोयला मंत्रालय में सचिव हैं उनका नाम है अनिल कुमार जैन, ने आज कोयला दर्पण पोर्टल की शुरुआत की। यह पोर्टल कोयला क्षेत्र संबंधी कार्य प्रदर्शन के प्रमुख सूचकों की जानकारी देने के लिए बनाया गया है, यानी इसके ज़रिए जो कोयला दर्पण पोर्टल है इसके ज़रिए कोयले से जुड़ी जानकारियाँ प्राप्त की जा सकेंगी। इसमें कोयला उत्पादन, ताप बिजली घरों में कोयले के भंडार की स्थिति, कोयला ब्लॉक के आवंटन यानी बंटवारा, प्रमुख खदानों की निगरानी हो गई एंड कोयले की कीमतों से संबंधित प्रमुख सूचक होंगे, यानी कोयले से जुड़ी इस तरह की संबंधित जानकारियाँ प्राप्त की जा सकेंगी इस पोर्टल के द्वारा, तथा कोयला मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध भी कराया जाएगा ताकि अधिक से अधिक लोग इस तक पहुंच सके, इसके बारे में जान सकें, जानकारी ले सकें। प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर समुदाय बाघ संरक्षण का महत्वपूर्ण अंग है, यानी जो प्राकृतिक संसाधन हो गए जैसे कि जल हो गए, जंगल हो गए, जो भी नेचुरल तरीके से जो भी संसाधन होते हैं उन पर निर्भर समुदाय बाघ संरक्षण का महत्वपूर्ण अंग है। समुदाय बाघ संरक्षण, जो जंगलों में जो जनजातियाँ वगैरह रहती हैं वह उनके लिए तो नेचर ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, उसी पर वह महत्वपूर्ण एक तरह से अंग कहा जा सकता है। नेचुरल रिसोर्सेज जो होते हैं। पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्री भूपेंद्र यादव, यानी पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्री जो हैं जिनका नाम है मंत्री भूपेंद्र यादव, ने कहा कि प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर समुदाय बाघ संरक्षण का महत्वपूर्ण अंग है, यानी जो बाघों का संरक्षण हो रहा है वह
उनके लिए नेचुरल रिसोर्सेस का होना मस्ट है। और भारत के बाघ एजेंडा में जन एजेंडा प्रमुख रूप से शामिल है, यानी भारत के बाघ एजेंडा में जन एजेंडा प्रमुख रूप से शामिल है। जन यानी लोगों को, लोग। बाघ संरक्षण पर चौथे एशिया मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बोल रहे थे, यानी बाघ संरक्षण पर चौथे एशिया मंत्री स्तरीय सम्मेलन, जो कि चौथे बार हुआ है, एशिया मंत्री स्तरीय सम्मेलन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए यह बताया गया था परिवहन मंत्री द्वारा। उन्होंने कहा कि यह इस साल के अंत में रूस के व्लादिवोस्तोक, जो कि रूस में होने वाले वैश्विक बाघ शिखर सम्मेलन, विश्व के स्तर पर बाघ शिखर जो सम्मेलन होने वाला, उसके लिए नई दिल्ली घोषणा को अंतिम रूप देने के लिए ऐसे देशों की सहायता देगा जहां बाघ प्राकृतिक पर्यावास में रहते हैं। वर्ष 2022 से 4 साल पहले, यानी कि 2018 कह सकते हैं, में बाघों की संख्याओं को दोगुना करने की उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। यानी 2018 में बाघों की संख्या को दोगुना करने की उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। यानी इन 4 सालों में बाघों की संख्या जो है वो दोगुना होने की उपलब्धि हासिल की है। उन्होंने कहा है कि भारत के बाघ संरक्षण की सफलता का मॉडल अब शेर, डॉल्फिन, तेंदुआ, हिम तेंदुआ और अन्य छोटे जंगली बिल्लियों जैसे अन्य वन्यजीवों के लिए अपनाया जा रहा है। यानी इनको सेफ करने के लिए यह अपनाया जा रहा है। श्री यादव ने बताया, यानी जो भी पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्री हैं, मंत्री भूपेंद्र सिंह यादव ने बताया कि बाघ संरक्षण के लिए बजट आवंटन 2014 में 185 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 2022 में 300 करोड़ रुपए किया गया। यानी 2014 में जो बजट 185 करोड़ था, उस जो 2022 में 300 करोड़ हो गया है, यानी कि उसमें बढ़ोतरी हुई है, 115 करोड़ की बढ़ोतरी की गई है। स्टार्टअप बॉट लैब डायनमिक्स 29 जनवरी को बीटिंग द रिट्रीट समारोह में 1000 ड्रोन के साथ आकाश में लाइट शो का प्रदर्शन करेगा। यानी स्टार्टअप एक तरह से इंडिया का, जिसमें कि लोग अपना व्यापार कर सकते हैं, खोल सकते हैं। तो उसमें ये कहा गया है कि बॉट लैब डायनमिक्स, जो कि 29 जनवरी को बीटिंग द रिट्रीट समारोह में 1000 ड्रोन के साथ आकाश में लाइट शो का प्रदर्शन करेगी। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी के जो मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, उनके द्वारा कहा गया है कि RTI, राइट टू इंफॉर्मेशन, IIT दिल्ली स्थित स्टार्टअप बॉट लैब डायनेमिक्स 29 जनवरी को बीटिंग द रिट्रीट समारोह में 1000 ड्रोन के साथ आकाश में लाइट शो का प्रदर्शन करेगी। उन्होंने कहा कि भारत, चीन, रूस और ब्रिटेन के बाद 1000 ड्रोन के साथ इतने बड़े पैमाने पर प्रदर्शन करने वाला चौथा देश होगा। यानी जो भारत होगा, भारत जो होगा वह चीन, रूस और ब्रिटेन, यानी इससे पहले 3 देश कर चुके हैं। सो इस बार भारत जो होगा वह 4th देश ऐसा होगा जो कि 1000 ड्रोन के साथ प्रदर्शन करेगा, जो कि चौथा देश होगा। डॉक्टर सिंह ने बताया, यानी डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जो कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री हैं, डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि 10 मिनट लंबा ड्रोन शो आकाश में कई संरचनाओं के माध्यम से सरकारी उपलब्धियों एट 75 को प्रदर्शित करेगा। नीति आयोग, रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट
RMI और RMI इंडिया ने इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के बारे में रिपोर्ट जारी की। नीति आयोग, रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट, RMI और RMI इंडिया ने आज भारत में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के बारे में एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट का नाम है बैंकिंग ऑन इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स इन इंडिया। इस रिपोर्ट में बिजली से चलने वाले वाहनों के लिए खुदरा ऋण की प्राथमिकता वाले क्षेत्र के रूप में पहचान करने के महत्व पर प्रकाश डाला गया है। नीति आयोग ने कहा कि बिजली के वाहनों के लिए खुदरा फाइनेंस में अपेक्षित तेजी नहीं आ रही है। यानी वाहनों के लिए एक तरह से जो कि उनके इंस्टीट्यूट, रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट, RMI जैसे, उनके लिए एक रिपोर्ट जारी की गई है, बैंकिंग ऑन इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स इन इंडिया, जिसमें कि इस तरह से खुदरा ऋण की प्राथमिकता वाले क्षेत्र के रूप में पहचान करने के महत्व पर चर्चा की गई है, प्रकाश डाला गया है। जम्मू कश्मीर सरकार ने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत 33,70,000 से अधिक व्यक्तिगत स्वास्थ्य कार्ड जारी किए। यानी जम्मू कश्मीर जो स्टेट है उसमें लगभग जो कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जो शुरू की गई है प्रधानमंत्री द्वारा, जो कि सबसे पहले इसकी शुरुआत झारखंड से हुई थी। तो जम्मू कश्मीर में 33,70,000 से अधिक जो स्वास्थ्य कार्ड वहाँ पर जारी किए जा चुके हैं अभी। इसके अलावा 9,57,000 परिवारों को भी स्वास्थ्य कार्ड मिल चुके हैं। यानी 33,70,000 तो कार्ड जारी किए गए हैं, परंतु 9,57,000 परिवारों को स्वास्थ्य कार्ड मिल चुके हैं, यानी उनको सेल्फ प्रोवाइड किए जा चुके हैं। 2020 में इसकी योजना की शुरुआत के अंतर्गत, यानी इसकी जो शुरुआत हुई थी वह 2020 में की गई थी, जिसके अंतर्गत 60,000 से अधिक मरीजों का 218 अस्पतालों में उपचार किया गया है। यानी जब से इसकी शुरुआत हुई है तब से लेकर अभी तक 2018 अस्पतालों में उपचार हो चुका है लगभग, जिसमें कि 60,000 मरीज उसमें ठीक हो चुके हैं, उनका इलाज हुआ है। इस दौरान 55,993 दावे सौंपे गए हैं। 41,000 से अधिक दावे का निपटान हो चुका है, यानी जो दावे हैं उनको परख लिया गया है। और 38 करोड़ 39 लाख रुपए की राशि का भुगतान किया जा चुका है। जिसमें राशि लगाई गई है वह लगभग 38 करोड़ 39 लाख रुपए की राशि जो इसमें खर्च की गई है अभी तक। NECBD द्वारा 13 से 17 सितंबर 2021 तक बांस के अंकुरण का प्रसंस्करण एवं संरक्षण विषय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यानी NECBD ने बांस के अंकुर का प्रसंस्करण एवं संरक्षण विषय पर एक प्रशिक्षण कार्यक्रम को प्रायोजित किया, यानी उसका आयोजन किया, जो कि NECBD के पैनल में शामिल मेघालय के क्लस्टर मेसर्स डायलिसिस खाद्य प्रसंस्करण केंद्र 13 से 17 दिसंबर 2021 तक उसी स्थान पर आयोजित किया गया था। यानी बांस के अंकुर, यानी बांसों को अंकुर यानी उसको उगाने के लिए एक तरह से प्रोत्साहित करना, जिसके लिए यह स्टार्ट किया गया। बांस के अंकुर का प्रसंस्करण एवं संरक्षण पर प्रशिक्षण मेसर्स डायलिसिस खास खाद्य प्रसंस्करण केंद्र मेघालय, यानी मेघालय में इस तरह की शुरुआत की गई है। इसी तरह के प्रशिक्षण कार्यक्रमों का प्राथमिक लक्ष्य जो होगा वह अन्य ग्रामीण जनों को, एक जो ग्रामीण में जो लोग रहते हैं उनके लिए उपयुक्त आजीविका के लिए साधन के लिए उनको एक तरह से स्टेबल बनाना है। दिल्ली पुलिस का डिजिटल ऑडियो के माध्यम से किस्सा खाकी का प्रस्तुति के साथ, यानी दिल्ली पुलिस के द्वारा एक नई तरह की किस्सा खाकी जो ऑडियो है उसके माध्यम से डिजिटल ऑडियो
के माध्यम से, यानी एक तरह से ऑडियो होगा ये, कि जिसका नाम होगा किस्सा खाकी का, प्रस्तुति के साथ पोस्ट कोड की दुनिया में प्रवेश। दिल्ली पुलिस डिजिटल ऑडियो प्रसारण यानी पॉडकास्ट जिसे कहा गया है, ऑडियो प्रसारण किया जाएगा, जैसे कि पोस्ट कार्ड कहा गया है, जिससे कि दुनिया में पहला कदम रखने जा रही है दिल्ली पुलिस। इस पोस्ट कार्ड के जरिए किस्सा खाकी के माध्यम से दिल्ली पुलिस अपराध जांच, यानी जो ये टेक्निक होगी पॉडकास्ट, जिसके जरिए पुलिस अपराध जांच और मानवता से जुड़ी अपनी अनसुनी कहानियाँ लोगों तक पहुंचाई जाएगी। एक तरह के ये ऑडियो होगा जिसके माध्यम से जो दिल्ली पुलिस जो है वह जांच कर सकेगी तथा मानवता से जुड़ी अपनी अनसुनी कहानियाँ भी लोगों तक पहुंचा सकती है। पॉडकास्ट दिल्ली पुलिस और नागरिकों के बीच एक नया संबंध स्थापित करेगा, जो कि एक ऑडियो होगी जिसके जरिए लोग जो हैं इसमें डिस्कशन कर सकते हैं, अपनी समस्याएं बता सकते हैं तथा पुलिस के समक्ष चुनौतियों के बारे में बेहतर ढंग से लोगों को समझ सकते हैं, समझा सकते हैं। सो फ्रेंड्स ये थी आज की करंट अफेयर्स। आपको कैसी लगी, इसमें आपको कितने फैक्ट्स जानने को मिले, आप इसे कमेंट्स बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। एंड अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप दूसरों को भी शेयर कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स को भी बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।